ठीक है, देखो लॉज ऑफ मोशन जो है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर ही है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, पहला पार्ट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फिर लास्ट में ग्रेविटेशन, मतलब 5 हिस्सों में है ये। ठीक है, पहले तो शुरू में इजी है, पहले के 2-3 हिस्से तो वाकई में क्या है, इजी है। ठीक है, 9th में है तो लेवल भी थोड़ा सा नीचे ही है। ठीक है, चलिए लिखिए। वाह बहुत जल्दी आ गई हैं आप, बताइए 10-20 भगा दें क्या? हमको तो भगा दिए थे। चलो देखो, नहीं तो भाग भी गए थे एक बार भी, सही में आगे चले भी गए इतने घर कलाकार हैं। अरे हम थोड़ा डांटेंगे, ऑब्वियस बात है, उसके बाद बुला लेंगे कि धूप में आए थे तो। चलो टॉपिक डालो बेटा। लॉज ऑफ मोशन में पहला टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बातें मत करो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहले तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जानने से पहले फोर्स क्या है जान लो। व्हाट इज अ फोर्स? वैसे तो बचपन में पढ़ा होगा ना, पुश और पुल इज फोर्स। ठीक है, प्रॉपर क्या है फोर्स? क्या है? जैसे मान लो ये मार्कर है, अभी ये मार्कर क्या है? रेस्ट। सुना बेटा, मार्कर क्या है? रेस्ट पे। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो इस रेस्ट वाले मार्कर को मोशन में ले आएगा, या मोशन वाले मार्कर को क्या ले आएगा? रेस्ट पे ले आएगा। तो व्हाट इज अ फोर्स? अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, लिखना नहीं है, अभी बाद में लिखना है ये चीज। अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, बाद में भी फर्स्ट लॉ जब पढ़ाएंगे तो लिखवा देंगे। फिलहाल हम लोग को क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखो कांटेक्ट फोर्स, दो तरीके के फोर्सेस हम लोग को पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फोर्सेस, वो फोर्सेस जो बॉडी में कांटेक्ट से प्रोड्यूस होती है, कांटेक्ट होने से प्रोड्यूस होती है। सही है, मतलब इन फोर्सेस में एक्चुअली टच होने की जरूरत है। देखिए, द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज, द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज by making a physical contact with them. Forces which are applied on bodies by making a physical contact with them. सही है, सिंपल है। अब कांटेक्ट फोर्सेस में कई प्रकार के फोर्सेस होंगे, इसमें सबसे पहला लिखिएगा आप लोग बेटा। देखिए, सबसे पहला आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है देव, फ्रिक्शन मतलब, फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये नहीं पता? किसी को पता है फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण बल। सुने होंगे ना, घर्षण बल। नहीं सुना? चलो कोई नहीं। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? ये जैसे मान लो कि भाई, जानते ही होगे तुम कोई जनरल बात, ये एक सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये m मास की बॉडी रखी हुई है। सुन रहे सब लोग?
तो अगर इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, अगर इस तरफ से हमने ये फोर्स लगाया तो बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी? उधर की तरफ मूव करने लगेगी। जब बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी टंगनी, तो इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी और सरफेस के बीच में क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन। इधर जाओगे तो पीछे लगेगा, इधर लगाओगे तो उधर लगेगा। मतलब ये फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या लगता है? अपोजिट, 180 डिग्री में लगता है। सुन रहे हो भैया? बिलीव रहे हो केवल सुन रहे हो ना? कौन पढ़ा चुके हैं? स्पीड जानते होंगे। अच्छा हाँ, तो आता होगा तुमको फिर तो। आता नहीं? क्या पढ़ाते हैं समझ में तो नहीं आता। अच्छा तो देखो भाई, सब लोग डेफिनेशन पहले फ्रिक्शनल फोर्स की। When a body slides over a rough surface, when a body slides over a rough surface, ठीक है, comma, a force starts acting on the body, a force starts acting on the body in a direction, acting on a body in a direction opposite to the direction of motion of body, opposite to the direction of motion of body, in a direction opposite to the direction of motion of body. समझ गए? इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? फोर्स। और ये सरफेस ऑफ बॉडी के कांटेक्ट पे लगेगी। डायग्राम बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? ये इधर आंखों से देखो ना, ये एक्सटर्नल है, ये फ्रिक्शन है प्रभु। हवा में थोड़ी फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब यहाँ हवा में लगता ही है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, समझ आ जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन। जैसे देव क्रिकेट के मैदान में जो है बॉल को रोकने के लिए रेक लेते होंगे, देखते हो? सुर से बॉल को रोक देते होंगे, टाइम मारते होंगे, स्लाइड मारते हो। तो स्लाइड मारते हो, स्लाइड मारने की वजह से तुम भी रुकते हो, है ना? तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? फ्रिक्शन ना हो तो तुम बोल भी ना पाओ या हम लोग चल भी ना पाए। जैसे हम चल रहे हैं मान लो, तो फ्रिक्शन है तभी तो पैर रुक रहा है हमारा। अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो हम चलते चले, है ना? तो किस चीज का फ्रिक्शन ज्यादा होगा? कहाँ पे? रफ सरफेस में कि स्मूथ सरफेस में? रफ सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सुन रहे बेटा? अच्छा, ये बताओ जरा हमको, दो सेम नेचर के सरफेस हैं, ये सेम नेचर है। सरफेस का नेचर क्या है? एक बॉडी यहाँ रखी है, एक बॉडी यहाँ रखी हुई है। ये वाली बॉडी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है? तो बताइए हमको किस पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है? चल रही है ना, ये रुकी हुई है, तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा। ऑब्वियस बात है भाई, लगेगा। ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की टॉपिक है, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको, 11th में फालतू की बात अभी के लिए रहने देते हैं। टॉपिक डालो सेकंड फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन समझ में आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स के बाद देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लो कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक m मास की क्या रखी हुई है? बॉडी रखी हुई है m मास की। इस बॉडी पे
नीचे की तरफ इस बॉडी का वेट एक्ट करेगा mg, ये बॉडी का वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है। अब इस वेट की वजह से इस बॉडी को कहाँ चले जाना चाहिए, नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे जाती नहीं है, जहाँ है वहीं रह गई है। किताब को अगर आप टेबल पर रखे हुए हो तो वो टेबल के नीचे नहीं घुस रही है, टेबल पर रखी हुई है। ऐसा क्या मतलब है कि एक फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, उस फोर्स को कहा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, या फिर उसको R से डिनोट करते हैं। ये फोर्स सरफेस के 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, जो भी सरफेस है नॉर्मली एक्ट करेगा उसमें, इसलिए नाम क्या है इसका, नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है। रिएक्शन फोर्स का मतलब है किसी के एक्शन के अगेंस्ट ये रिएक्शन, मतलब बॉडी जाना चाह रही है कहाँ, लेकिन रिएक्शन फोर्स उसको वापस कहाँ भेजना चाहती है, तो ये नॉर्मली रिएक्ट करती है। आगे समझ में देखो। अच्छा, अगर मान लो कि सरफेस ऐसे हो जाए, बॉडी ऐसे रखी हो, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब तो बॉडी नीचे स्लाइड करने लग जाएगी, है ना, नहीं रोक पाएगा उसको। लेकिन फिर भी अगर सरफेस ऐसे, बॉडी ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से कैसे एक्ट करेगा, ऐसे, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए जो ग्रेविटेशन को जाता है नीचे, तो सारी चीज के इक्वल होता है। हाँ, तभी ये रुका हुआ है, अगर इक्वल ना हो तो नहीं रोक पाएगा, समझ गए, इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिलहाल देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बोले ये डेफिनेशन कुछ लिखी तो हुई है, वही लिखो, किताब में लिखी हुई है ना, वही लिखो, पहले पैराग्राफ में लिखी हुई, बोल दे क्या, वही लिखो। हो गया। अगला लिखो बेटा, टेंशन फोर्स। तीसरा लिखिए टेंशन फोर्स। टेंशन बनाओ, जैसे ये सीलिंग है, दीवार की क्या है, सीलिंग। इस दीवार से एक रस्सी लटका दी गई, उससे एक मास सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो यार ऐसे, हाँ, ये मास सस्पेंड कर दिया गया, सही है। अब ये मास का जो वेट होगा ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg w, और इस जैसे अगर ये बॉडी सरफेस पर रखी होती तो इस वेट को कौन संभालता, नॉर्मल रिएक्शन, ये लटकी हुई है बॉडी, तो इसके वेट को कौन संभाल रहा होगा, टेंशन। तो यहाँ पे T और mg बराबर होंगे ना, T और mg यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसलिए बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड रहेगी। समझ आ रही है। अच्छा, इस तरह से वहाँ पे R mg के बराबर हो। अब जैसे मान लो कि हमने इस वायर को जो है ऐसे खींच दिया और ये मास ऐसे आ गया, तो वेट अभी भी नीचे ही एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक है, तनाव ऐसे एक्ट करेगा, समझ गए। और बाकी उसके अब कंपोनेंट्स होंगे वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसका ये क्लियर हो गया। लिखो टेंशन ग्रेविटेशन। ये पर्टिकुलर एंगल में है, टेंशन हमेशा जो है उसके सस्पेंशन के अलोंग ही एक्ट करेगा, मतलब कि इस तार के या रस्सी के अलोंग ही। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जैक्टली वही लिख लीजिए। क्या लिखी है, पढ़ लीजिए सब लोग। व्हेन बेटा, when a body is suspended by a string attached to a rigid support, the body due to its weight pulls the string vertically downward and the string in its stretch condition pulls the body upward। और उस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन। बॉडी रस्सी को नीचे खींचेगी, रस्सी बॉडी को ऊपर खींचेगी, तो जिस फोर्स से रस्सी बॉडी को खींच रही है वो क्या है, टेंशन।
लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, तुम्हें लोग के काम आएगी पेपर में, डायग्राम बता दो। फिर लिखो चौथा, लिखो बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट में इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। समझिएगा, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, सही है, ये स्प्रिंग है, फिलहाल इस स्प्रिंग से कोई भी चीज क्या नहीं है, कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं, कोई भी मास कनेक्टेड नहीं है। ये स्प्रिंग इस सिचुएशन में अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में है, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, सही है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को जो है एक मास से कनेक्ट करके और खींच दिया स्प्रिंग को। ये कौन सा फोर्स हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वो फोर्स जिससे ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच्ड हो गई। स्ट्रेच्ड कंडीशन में, स्ट्रेच्ड कंडीशन में अब अगर हम लोग ये वाला फोर्स हटा दें, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दें, तो स्प्रिंग कहाँ आएगी, वापस। तो जो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है उस फोर्स को क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो बात समझ नहीं, रीस्टोर कर देना अपनी इनिशियल पोजीशन को। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेगा, रीस्टोर। आ गया समझ में। तो पहले डेफिनेशन लिखवा लें, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स की लिखो डेफिनेशन, फिर डायग्राम बनाएगा। अ फोर्स, बेटा, अ फोर्स which acts opposite to the displacement of, a force which acts opposite to the direction of displacement, opposite to the direction of displacement of free end of spring, opposite to the direction of displacement of free end of spring, opposite to the direction of displacement of free end of spring। क्या मतलब हुआ इसका, डायरेक्शन किधर है, उधर, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगा उसे कहेंगे, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड its magnitude is directly proportional to magnitude of displacement, and its magnitude is directly proportional to magnitude of displacement। नहीं समझे, मतलब कहने का क्या है कि आप स्प्रिंग को जितना खींचोगे, बेटा लिख दो, इस स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, रीस्टोरिंग। रबर है, रबर खींचने वाला, खींच के छोड़ देने वाला, इलास्टिक रबर बालों में बंधा है, इसी पास है क्या, वो रबर इलास्टिक ऐसे खींचो। अरे लॉजिकली सोचो, क्या ऐसे उतना सोचना। अगर रबर को हमने ऐसे खींचा, ध्यान देना बेटा, अगर हमने रबर को क्या किया, ऐसे खींचा, तो खींच इधर रहे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, उधर लगेगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी तेजी से वो क्या जाएगा, आगे। तो इसका मतलब दो चीजें हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है, डायग्राम बना लीजिए।
अगला लिखो बेटा पांचवा, कॉन्टैक्ट फोर्स का लास्ट लिखो, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसमें क्या ही लिखना है, दो बॉडीज टकरा रही हैं तो उनके बीच में क्या करेगा, एक बॉडी है ए, एक बॉडी क्या है बी। जब ये बॉडी एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ए वाली बॉडी बी वाली पे एफ ए बी फोर्स लगाएगी और बी वाली बॉडी ए वाली पे क्या लगाएगी, एफ बी ए फोर्स लगाएगी, है कि नहीं। फोर्स ड्यू टू कोलिजन। अब इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस डायग्राम बना के छोड़ दो। फिर इसके बाद लिखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बस डायग्राम बना के छोड़ देंगे। देखिएगा इन सभी फोर्सेस में बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी था, ठीक है। अब कौन सी फोर्सेस होंगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, भैया देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम तीन टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी चार्ज ले तो टेंशन वेंशन कोई काम नहीं आने वाला है ना, सीधा नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा मैग्नेटिक हो गया और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन प्रकार के फोर्सेस हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है, बॉडी को आपस में टच करने की जरूरत नहीं है, फोर्सेस लग जाएंगे। मैग्नेटिक कैसे, चाहे जैसे लिख लीजिए, एक इधर के लिखने पर कर देंगे। मैग्नेटिक कैसे बता रहे, देखो तीनों फोर्सेस को डिटेल में समझिए। अब जैसे हमने कहा बेटा ध्यान दो उधर, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग अभी तक क्या समझते हो कि भाई ये धरती है, अर्थ क्या है, ये कीर्ति है, कीर्ति हवाई जहाज से उड़ने वाले है ना, पैराशूट पहन के। तो भैया अर्थ का मास क्या है, m, कीर्ति का मास क्या है, m, सही है। तो अर्थ कीर्ति को अपनी तरफ खींचेगा और कीर्ति भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, लेकिन अब अर्थ ज्यादा तेजी से कीर्ति को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए कीर्ति का खिंचाव जो है अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, ना के बराबर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता ही लगता है। इवन आप सबके बीच में भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कीर्ति अथर को खींच रहे होंगे, अथर कीर्ति को खींच रहे होंगे, उनके बीच में भी क्या लग रहा हो, ग्रेविटेशन। लेकिन आपके मासेस इतने कम हैं कि वो फोर्स पता ही नहीं चल रहा। बात समझ में आ रही, सबके बीच में लग रहा हो। लेकिन अर्थ के मास और कीर्ति के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए अर्थ जो है वो मास कीर्ति के मास को मतलब क्या करेगा, और इनको एक दूसरे से टच करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए फोर्स क्या कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। बात समझ आ रही है। एक तो ये हो गया, फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब भाई आप लोग तो जानते हो, बचपन में सब खेलते रहते होंगे, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब ये आपस में उनको टच कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक दूसरे को क्या कर लेंगे, करीब लाने पे खींच लेंगे, तो नॉन कॉन्टैक्ट। और नॉर्थ नॉर्थ हो तो क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो लाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल और लाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रो, अच्छा एक बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव। धरती कीर्ति से ये नहीं कहेगी दूर भागो मुझसे, कहेगी पास हो, अट्रैक्टिव होगा। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और
रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसी तरीके से बेटा इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। हाँ वही, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में चार्जेस होते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। इन तीनों फोर्सेस में एक कॉमन बात सुनना बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये तीनों फोर्सेस दूरी के बढ़ने से घटते हैं। ये तीनों ही फोर्सेस डिस्टेंस के बढ़ने से। सुब्रत बाबू और राजा क्या लिख रहे हो? पहले समझो, मेरे तो कर नहीं रहे, पहले समझो यार। ये तीनों ही फोर्सेस डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज के बढ़ने से क्या होते हैं? घटते हैं। अब इसको आप ऐसे सोचिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर कीर्ति और धरती के बीच की दूरी डबल कर दे, जो भी डिस्टेंस है उसको क्या कर दे? तो ये डबल 2 का स्क्वायर कितना होता है? फोर्स 4 गुना क्या हो जाएगा? कम। डिस्टेंस डबल करने से 4 गुना कम होगा, डिस्टेंस आधा करने से 4 गुना बढ़ जाएगा। फिर तुम नहीं देख रहे हो यार शुभ्रत, देख रहे हो? तुम कल से आगे बैठना है यहाँ पे, ठीक है? नहीं बैठोगे? हाँ शुभ्रत बोलो, हमने क्या बोला? अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स क्या होगा? कितना? 4। हाँ, और आधा करोगे तो 4 गुना बढ़ गया। सही है। 3 गुना बढ़ाओगे डिस्टेंस तो 9 गुना। 3 का स्क्वायर 9 गुना होता है, समझे? 3 का स्क्वायर 9 गुना घटेगा और 3 गुना कम करोगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा। फिर तुम बताओ, अगर डिस्टेंस 5 गुना बढ़ाओगे, 5 गुना 25 गुना, समझ गए सब लोग? तो ये तीनों जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इनमें आप लोग ऐसे तो पहले लिख ही लो, और ये जरूर लिखना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। देख लो, डेफिनेशन कहो तो लिखवाएं, कहो तो ना लिखवाएं। हाँ खुद से लिख लीजिएगा। चलो लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट। वैसे तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, आप लोग घर से लिख के आएंगे, बस टॉपिक डाल दो। ये आपको घर से करके आना है। वैसे तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दी। हाँ यही होगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो तुम लोग बताओ, 2 पॉइंट में अगर आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है तो क्या बताओगे? कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है? ये दोनों अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। ये तीनों, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? ये तीनों के तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। कौन सा लॉ? मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्सेस क्या होती हैं? घटती हैं। ये दोनों पॉइंट्स लिख लोगे ना खुद से, घर पे कर लेना। चलो, हम लोग ने फोर्सेस का टाइप्स पढ़ लिया। अब लिखो, जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला पन्ना पढ़िए। अरे अंदाजे से आधा पन्ना छोड़ दीजिए, बाकी तो किताब में लिखा ही है, लिख लीजिए रीड फ्रॉम बुक। चलो क्या बोला? इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो नहीं, इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखिए। चलो, इफेक्ट ऑफ फोर्स भाई या तो शेप चेंज करेगी, साइज चेंज करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगी। तो ये भी किताब से ही पढ़ो, ये भी खुद से लिख के आइएगा, पढ़िए किताब से। पहला क्या लिखा है बेटा? पढ़ो सब लोग, पढ़ो उधर बाबू किताब से। It can change the state of rest or state of motion of the body. That is, it can produce
एंड ऑल्टर मोशन इन द बॉडी। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाएगा फोर्स, बॉडी मोशन में है तो रेस्ट पे लाएगा फोर्स। सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी, दैट इज इट कैन चेंज द डिमेंशंस ऑफ बॉडी। समझ गए होंगे। अगर रेस्ट पे है तो मोशन में लाएंगे, मोशन में तो रेस्ट पे लाएंगे, शेप चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे, ये सब क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, एक एग्जांपल अगर हम पूछे, बचपन में तुम लोगों ने वो किया होगा ना, स्केल ली होगी, स्केल को बालों में रगड़ा होगा और पन्ना चिपकाया होगा, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस की वजह से, स्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए? पक्का समझ गए? क्वेश्चंस किए जाए जरा कि अगला टॉपिक शुरू करें? क्वेश्चंस करवा देते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं इसका।